अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने। आपको याद होगा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था और मैंने आपको पास पेपर के कुछ क्वेश्चन भी दिए थे जो आपको सॉल्व करने थे और उम्मीद करता हूं कि आपने यकीनन उनको अटेम्प्ट किया होगा। फिर हमने बैलेंस शीट अप्रोच पे बात की थी और हमने एक क्वेश्चन किया था और आज हम उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें कि जो अब तक हम वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर में हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पढ़ी और बैलेंस शीट अप्रोच स्टार्ट की। दोनों अप्रोचेज में फ़र्क क्या होता है? देखिए, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में बैड डेट एक्सपेंस को एस्टिमेट किया जाता है या बैड डेट एक्सपेंस को एडजस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। यानी कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में बैड डेट एक्सपेंस की जो कैलकुलेशन होती है उसमें हमें नेट क्रेडिट सेल्स को यूज़ करना होता है, जबकि बैलेंस शीट अप्रोच में हमें बैड डेट एक्सपेंस की जो एडजस्टमेंट करनी होती है या अलाउंस ऑफ बैड डेट की एडजस्टमेंट करनी होती है वो किस बुनियाद पर करनी होती है? वो होती है हमें जी एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल की बेसिस पर। तो बैलेंस शीट अप्रोच में एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल हमारे काम आता है और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में नेट क्रेडिट सेल्स हमारे काम आती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम बैलेंस शीट अप्रोच को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं और इसमें कुछ नए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो कहा जा रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू फैसल एंड को फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2020। इसमें आप एक बात देखिएगा कि हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो जून 30 को हो रहा है, यानी कि हमारा जो साल ख़त्म हो रहा है वो जून 30 में हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ होगा यकीनन ये जुलाई 1 को स्टार्ट हुआ होगा। जुलाई 1, 2019 को ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा और जाके ये हमारा ईयर एंड हुआ जून 30, 2020 को। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल 1 जुलाई 2019। ये जो 1 जुलाई है ये आपका ओपनिंग है, याद रखिएगा। ये जो 1 जुलाई है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि हमें अपने जुलाई 1 के स्टार्ट में अपने कस्टमर से लेने थे 320। और अलाउंस ऑफ बैड डेट ये भी ओपनिंग बैलेंस है 40,000। ये दोनों हमारे ओपनिंग बैलेंसेज हैं और आपको पता ही है कि ओपनिंग बैलेंसेज की कोई एंट्री नहीं बनती, इनकी कोई एंट्री नहीं बनती, बल्कि इन दोनों बैलेंसेज को हम अपने रिक्वायर्ड नंबर 2 में जब हम टी अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हम उनको अपने टी अकाउंट में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस में हमें पहली इंफॉर्मेशन गिवन है ग्रॉस सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल्स 120 रुपीज़ 6 लाख। एग्जामिनर हमें ये बता रहा है कि हमारी जो पूरे साल की सेल्स है, हमारे सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है, पूरे साल की जो सेल्स है ग्रॉस का मतलब टोटल, जिसमें कैश सेल भी शामिल है और जिसमें क्रेडिट सेल भी शामिल है, और ये टोटल जो है मिला के 6 लाख से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 6 लाख की सेल है इसमें हमारी कुछ कैश सेल है और कुछ हमारी क्रेडिट सेल है। ठीक है जी, तो हमारी कैश सेल है 1,20,000 की और हमारी क्रेडिट सेल यकीनन होगी 4,80,000 की। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हमें गिवन है, सिंपल बात हो चुकी है। सेल डिस्काउंट भी आपको पता है क्या होता है, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर्स अकाउंट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द, एक कस्टमर का अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया साल के बीच में, इस पर भी बात हम कर चुके हैं। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट रिकवर्ड, एक पुराना जो अकाउंट था जो किसी ज़माने में पैसे हमारे डूब गए थे, हमने अकाउंट कस्टमर का राइट ऑफ कर दिया था, अब वो कस्टमर हमें वो अमाउंट दे रहा है तो उसको हमने रिकवर कर दिया। तो याद रखिएगा जब भी रिकवर्ड की बात होगी तो रिकवर्ड में हमेशा 2 एंट्रीज बनेंगी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। रिकवर्ड में हमेशा 2 एंट्रीज बनती हैं। ओवर पेमेंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से हमें ओवर पेमेंट मिली यानी कि एडवांस मिला, एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, वादानामा टू अप्लाई ऑन अकाउंट रिसीवर रुपीज़ 15,000। किसी कस्टमर ने हमारे 15,000 रुपये देने थे, उसने वो 15,000 रुपये हमें नहीं दिए बल्कि उसके बदले में उसने हमें एक नोट लिख कर दे दिया, नोट रिसीवर। इसकी भी हम एंट्री पास करेंगे। और लास्ट में कह रहे हैं इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन अलाउंस ऑफ बैड डेट एट द रेट ऑफ 8% ऑफ एंडिंग अकाउंट रिसीवर। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि हमारा जो अलाउंस ऑफ बैड डेट है वो मेंटेन हो रहा है 8% ऑफ एंडिंग अकाउंट रिसीवर। इट मीन्स कि हमारी कौन सी अप्रोच हुई? ये हमारी हुई जी बैलेंस शीट अप्रोच। तो स्टूडेंट ये हमारी कौन सी अप्रोच है? ये हमारी बैलेंस शीट अप्रोच है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर एंट्रीज इन जर्नल इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग, प्रिपेयर टी अकाउंट्स और प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जर्नल की एंट्रीज मैंने आपके टाइम सेविंग पर्पस के लिए पहले से बना ली हैं। तो एंट्री नंबर 1A जिसमें कैश सेल्स की बात वो कर रहा है। देखिए ओपनिंग बैलेंसेस की कोई एंट्री नहीं बनती है, आपको पता है। आपकी एंट्री यहाँ से बनना शुरू होगी। आपकी जो कैश सेल है 120, पहले आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट आपने रिकॉर्ड कर लिया, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड कैश सेल। उसी के साथ आपको पता है कि 6 लाख की सेल में अगर 120 की कैश सेल है तो बाकी जो 480 की है वो हमारी क्रेडिट सेल्स है। तो एंट्री नंबर 1B में हम क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट रिसीवर डेबिट सेल्स क्रेडिट 480। ठीक,
नेक्स्ट सेल्स रिटर्न की एंट्री आप पढ़ चुके हैं क्लास में, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट। उसके बाद सेल डिस्काउंट की एंट्री है 10,000, तो सेल डिस्काउंट को आपने रिकॉर्ड करना है। सेल डिस्काउंट आपको पता है कि आपके एक्सपेंस नेचर होता है, तो सेल डिस्काउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवर क्रेडिट, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलेगा कस्टमर से, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। और यहाँ पर अकाउंट रिसीवर क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि माल वापस आ गया, रिटर्न हो गया, तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, सेल रिटर्न। तो सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न के बाद नेक्स्ट एंट्री है कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। एक कस्टमर से आपको कैश मिला, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, आपने नरेशन लिख दी 280 से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कस्टमर्स अकाउंट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ हो गया, आपने राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है। तो राइट ऑफ की क्या एंट्री बनती है, अलाउंस ऑफ बैड डेबिट अकाउंट रिसीवर। अच्छा, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी आ रही है प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट रिकवर्ड। याद रखिएगा, जब भी पुराना डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा तो आपको हमेशा 2 एंट्रीज पास करनी है, हमेशा 2 एंट्रीज पास करनी है। वो 2 एंट्रीज कौन सी होंगी देखिएगा। एंट्री नंबर 6A, देखिए जब आपने किसी कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ किया था, किसी भी कस्टमर का, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारा अलग कस्टमर है। जो इस साल बैड डेट हुआ, जो इस साल राइट ऑफ हुआ, वो ये है। और ये पिछले साल का कोई डूबा हुआ पैसा, पिछले 1 साल का या 2 सालों का हमें रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो इसका कोई लिंक आपस में नहीं, लेकिन समझाने के पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ करते हैं तो आप ये एंट्री बनाते हैं अलाउंस ऑफ बैड डेट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट। लेकिन जब वो कस्टमर कुछ टाइम के बाद आपको पैसा देने के लिए एग्री हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहले स्टेप में इस एंट्री को रिवर्स करना चाहिए। जो राइट ऑफ करते वक्त आपने एंट्री बनाई थी अकाउंट रिसीवर डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट, यानी कि एंट्री टोटली रिवर्स हो जाएगी। दोबारा कहूँगा कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, समझाने के पर्पज़ के लिए मैं इन दोनों को लिंक करूँ। तो इस साल जैसे आपने कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ किया, तो इसी तरह इस कस्टमर का अकाउंट भी तो आपने पिछले साल राइट ऑफ किया होगा, तो आपने ये वाली एंट्री बनाई होगी, यकीनन इस तरह की एंट्री बनाई होगी। तो जब वो कस्टमर आपको पैसा देने के लिए एग्री हो रहा है, तो आपको पहले इस एंट्री को रिवर्स करना होगा जो आपने राइट ऑफ के वक्त बनाई होगी। तो राइट ऑफ के वक्त क्या एंट्री बनती है, अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट, तो उसको एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे। अकाउंट रिसीवर डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट 7,000, जो कि आपको अमाउंट नज़र आ रही है यहाँ पर 7,000। उसके बाद कस्टमर आपको ज़ाहिर कलेक्शन करवा रहा है, पैसा दे रहे हैं, तो आप 6B में उससे पैसा ले लेंगे, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट, जैसे नॉर्मल कलेक्शन हम करते हैं और एंट्री हम पास करते हैं। तो इस तरह रिकवर्ड की आपने 2 एंट्रीज पास कर। आगे कह रहे हैं ओवर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर जिसने आपको पैसे ज़्यादा दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए, ओवर पेमेंट कर दी है 5,000। तो ओवर पेमेंट का मतलब है कि आपको एडवांस में पैसा मिल गया और ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, ये आपके लिए अनअर्न्ड है, तो उसको लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करना है। तो आप जब इसकी एंट्री पास करेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर की, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट करेंगे एज अ लायबिलिटी। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको पैसा एडवांस में मिल गया। और फिर आप डेबिट किसको करेंगे, अकाउंट रिसीवर। अब क्यों डेबिट करेंगे, ये आपको याद होगा, क्लास में मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि जब कस्टमर हमें ओवर पेमेंट करता है तो हम अकाउंट रिसीवेबल को ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं। अकाउंट रिसीवर को हम ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं, तो जितने से ज़्यादा क्रेडिट किया होता है उतने से डेबिट कर देते हैं। तो अकाउंट रिसीवर डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हमेशा आपको यही एंट्री पास करनी है जब भी ओवर पेमेंट की या एडवांस फ्रॉम कस्टमर की वो बात करेगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं आपको नेक्स्ट एंट्री में कि प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर टू अप्लाई ऑन अकाउंट रिसीवर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कस्टमर से आपको 15,000 रुपये लेने थे, 15,000 लेने थे, उसने आपको कैश नहीं दिया बल्कि उसने आपको नोट रिसीवेबल लिख कर दे दिया कि भाई मैं आपको ये पेमेंट इस डेट को कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि 15,000 रुपये का जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था उसके अगेंस्ट हमें नोट रिसीवेबल मिल गया, उसके अगेंस्ट हमें कैश नहीं मिला, हमें नोट रिसीवेबल मिल गया। एक मिनट के लिए सोचें कि अगर एक कस्टमर जिसने आपके 15,000 रुपये देने थे, 15,000 देने थे, अगर वो आपको कैश दे दे तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, आप यकीनन ये वाली एंट्री पास करेंगे ना जो आप कलेक्शन के वक्त एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट। लेकिन इस बार वो आपको कैश नहीं दे रहा बल्कि उसके बदले में आपको एक नोट लिख कर दे रहा है, तो आपने कैश के बजाय नोट रिसीवेबल को डेबिट करना है और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। तो ये एंट्री यहाँ पर हमने बनाई, नोट रिसीवर डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ नोट। अब उसके बाद आपने एडजस्टिंग एंट्री की हेडिंग डाल देनी है क्योंकि रिक्वायर्ड में उसने आपसे एडजस्टिंग एंट्री मांगी हुई है। लेकिन एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए आपको कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कुछ काम करना होगा, और वो काम क्या करना होगा, पहले आपके पेपर में क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री की हेडिंग डाल के या तो स्पेस छोड़ दें या फिर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट लिखकर
अमाउंट की जगह छोड़ दें। उसके लिए आपको टी अकाउंट बनाने पड़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी बैलेंस शीट अप्रोच होगी, बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब हमारा अलाउंस और बैड डेट किस बुनियाद पर है, एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद पे। तो आपसे वो ये रिक्वायर्ड मांगे या ना मांगे, वो आपको कहे या ना कहे कि टी अकाउंट बनाएं, किसका, अकाउंट रिसीवेबल का और बैड डेट का आपको बनाना ही बनाना होगा जब भी एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल की बेसिस पे बैड डेट होगा, यानी कि बैलेंस शीट अप्रोच। तो अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनेगा, ये हम क्लास में बना चुके हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। फैसल एंड को जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल का आपने स्केच बनाया, आपको पता है कि ये डेबिट साइड होती है, अकाउंट रिसीवेबल की ये क्रेडिट साइड होती है, आपने इसका बना लिया। और इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है, हमेशा आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस ढूंढने हैं पेपर में। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का, तो आपने ये ओपनिंग बैलेंस इसकी डेबिट साइड पे पोस्ट करना है। यहाँ पे आपने डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया बैलेंस BF। और उसके बाद आपको एंट्रीज ढूंढनी है जिसमें कहीं ना कहीं अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व हो, या डेबिट हो रहा हो या क्रेडिट हो रहा हो। तो अगर हम चेक करें तो पहली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इसका अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा। तो एंट्री नंबर 1B में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे जाके आप देखें कि ओपनिंग बैलेंस के बाद आपने सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया 480। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है सेल्स रिटर्न की वजह से, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया सेल्स रिटर्न की वजह से। एंट्री नंबर 2 में कितने से, 18,000। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से एंट्री से उठानी है। सेल्स रिटर्न के बाद सेल डिस्काउंट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, किसकी वजह से, सेल डिस्काउंट की वजह से। तो यहाँ पे आपने सेल डिस्काउंट का हवाला दे दिया और 10,000 आपने अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट कर दिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, तो आपने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया कैश की वजह से 280। और उसके बाद अलाउंस ऑफ बैड डेट की वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 13,000। अगेन आपने अलाउंस ऑफ बैड डेट की वजह से अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 13,000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है अलाउंस ऑफ बैड डेट की वजह से, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया अलाउंस ऑफ बैड डेट की वजह से 7,000। ये तमाम चीज़ें हम अपनी एंट्री से उठा रहे हैं। उसके बाद एंट्री नंबर 6B में कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे शो कर दी अपने टी अकाउंट में कि कैश की वजह से हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 7,000। उसके बाद एंट्री नंबर 7 में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर की वजह से। तो एंट्री नंबर 7 में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर की वजह से 5,000, ये हमने पोस्ट कर दिया। और फिर नेक्स्ट एंट्री में नोट रिसीवेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, नोट रिसीवेबल की वजह से। तो आपने नोट रिसीवेबल की वजह से अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 15,000। तो स्टूडेंट आपने ये तमाम पोस्टिंग का प्रोसेस कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम आपने पोस्टिंग कर दी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स का टोटल करके ऊपर लिखते हैं। पहले आपको पूरे डेबिट का टोटल करना है 320 प्लस 4,80,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000, तो ये टोटल बनता है 8,12,000। तो आपने 8,12,000 का टोटल करके ऊपर लिखना है पेंसिल से पेपर में। और सेम इसी तरह आपने इस साइड का भी टोटल करना है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल करता हूँ तो 18,000 प्लस 10,000 प्लस 280 प्लस 13 प्लस 7,000 प्लस 15,000 इट इक्वल्स टू 3,43,000। तो ये आपने ऊपर पेंसिल से लिखना है। अब ये दोनों साइड्स क्या शो कर रही हैं, अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड ये शो कर रही है कि हमें इतना अकाउंट रिसीवेबल रिकवर करना था, और क्रेडिट साइड ये शो कर रही है कि इतने में से 8,12,000 में से इतना अकाउंट रिसीवेबल एडजस्ट हो गया। ये सारे का सारा रिकवर नहीं हुआ, ये एडजस्ट हुआ है, कुछ सेल्स रिटर्न की वजह से, कुछ सेल डिस्काउंट की वजह से, कुछ कैश कलेक्शन, कोई राइट ऑफ। इस तरह हमारा अकाउंट रिसीवेबल 343 एडजस्ट हो चुके हैं आउट ऑफ 8,12,000। तो क्या हमारा कुछ अकाउंट रिसीवेबल बचा है, बिल्कुल बचा होगा। 8,12,000 में से अगर हम 343 माइनस कर दें, 8,12,000 में से अगर हम 343 माइनस कर दें तो ये बनता है 469। तो ये जो 4,69,000 है ये हमारा एंडिंग बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि 8,12,000 में से 343 एडजस्ट होने के बाद अभी भी हमारी कंपनी को, यानी कि फैसल एंड कंपनी को अपने कस्टमर से 4,69,000 की रिकवरी करनी है। तो हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, एंडिंग बैलेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स का टोटल करते हैं, फुटिंग करते हैं आमने सामने।
तो जो बड़ी अमाउंट होती है वो यकीनन 14 में आएगी, 8,12,000 एंड 8,12,000। तो ये हमने टी अकाउंट बना लिया जी अकाउंट रिसीवेबल का। तो सेम इसी तरह हमें अलाउंस ऑफ बैड डेट का भी बनाना है। नेक्स्ट पेज पे आपको अलाउंस ऑफ बैड डेट का टी अकाउंट नज़र आ रहा होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस हमने लिया, ये आपको पेपर में गिवन है। इसकी अमाउंट ये 40,000 पेपर में गिवन है। ओपनिंग बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे रखना है। अच्छा, क्रेडिट साइड पे क्यों रखेंगे? क्योंकि अलाउंस ऑफ बैड डेट की नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, ये हमारे लिए कॉन्ट्रा है, एसेट का कॉन्ट्रा है, एसेट का अपोजिट है। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा। ठीक है, बैलेंस बी है जुलाई 1 का क्रेडिट साइड। उसके बाद आपको अपनी एंट्रीज चेक करनी है कि किस एंट्री में अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट या किस एंट्री में अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो एंट्री नंबर 1 में नहीं आ रहा, 2 में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, अलाउंस ऑफ बैड डेट 4, 5 में भी नहीं आ रहा, 4 में नहीं आ रहा, 5 से स्टार्ट हो रहा है। अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट हो रहा है 13,000, किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो ये आपने अलाउंस ऑफ बैड डेट को 13,000 से डेबिट कर दिया, किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अलाउंस ऑफ बैड डेट यहाँ आ रहा है एंट्री नंबर 6A में। 6A में अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो आपने इसको क्रेडिट कर देना अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। 6A में 7,000। ठीक, और फिर एंट्री नंबर 6B में, ये आपकी 6B है, बल्कि एंट्री नंबर बस आपका जी बिल्कुल अलाउंस ऑफ बैड डेट यहीं तक आ रहा है और नहीं आ रहा। तो आपने ओपनिंग बैलेंस उठाया 40,000, आपने एंट्री नंबर 5 से उठाया डेबिट हो रहा है, फिर आपने एंट्री नंबर 6A से उठाया क्रेडिट हो रहा है। ये आपने पोस्टिंग कर ली। अब आपने क्या करना है? अब आपने अलाउंस ऑफ बैड डेट को लास्ट एंट्री के जरिए क्रेडिट करना है। देखें, आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री बनती है वो यूँ बनती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट, लेकिन अमाउंट हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमने यहाँ पे जून 30 की डेट डाल के लिख दिया कि अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट होगा बैड डेट एक्सपेंस की वजह से, लेकिन अभी हमारे पास अमाउंट नहीं है। इसके लिए आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने 2 से 3 लाइनें छोड़ देनी है और बैलेंस शीट अप्रोच की हेडिंग डाल देनी है कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। आपको पता है कि रिक्वायर्ड बैलेंस से आपको स्टार्ट लेना होता है। रिक्वायर्ड बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ बैड डेट, रिक्वायर्ड बैलेंस कहाँ से आएगा? रिक्वायर्ड बैलेंस आएगा आपकी अप्रोच से। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन अलाउंस ऑफ बैड डेट एट द रेट ऑफ 8% ऑफ एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल। 8% ऑफ एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल। तो हमारा एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल कितना है स्टूडेंट? हमारा एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल है 4,69,000। तो अब आप क्या करेंगे? इस 4,69,000 का 8% लेंगे। 4,69,000 का 8% लेंगे। 469 का 8%। तो ये 8% कैसे आएगा? मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। 4,69,000 का 8% हम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 37,520। हमें इतना अलाउंस चाहिए। अब जाके हमें टी अकाउंट में चेक करना पड़ेगा इस वक्त पोजीशन क्या है। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारी क्रेडिट साइड 47,000 है और हमारी डेबिट साइड 13,000 है। तो हमें ये अमाउंट ऊपर लिखनी होगी 47,000 एंड 13,000। अब आपको स्टूडेंट करना ये है कि इस 47,000 में से ये 13,000 माइनस करना है। अब आप मुझे माइनस करके बताएं कि कितना बचता है? 47,000 माइनस 13,000, ये बचता है जी 34,000। इस वक्त हमारे पास जो प्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस है इसमें से आपको ये अमाउंट माइनस करनी है। ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ये माइनस करना है। किस नाम से? प्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो कैसे आएगा? देखिए, 47,000 माइनस 13,000, तो ये आ रहा है जी आपके पास बैलेंस 34,000। क्या मतलब? इस वक्त हमारे अलाउंस में 34,000 है, लेकिन हमें अलाउंस तो चाहिए 37,520, ही हमारा रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करेंगे? 37,520 में से माइनस कर देंगे 34,000। तो इट मीन्स कि हमें अपने अलाउंस को बढ़ाना होगा 3,520 से। इसे नाम दिया जाएगा बैड डेट एक्सपेंस। ये आपका बैड डेट एक्सपेंस है, ये आपका बैड डेट एक्सपेंस है 3,520। इसका मतलब है कि ये 3,520 की अमाउंट यहाँ पर आएगी, 3,520 की अमाउंट यहाँ पर आएगी, 3,520 की अमाउंट यहाँ पर आएगी। और फिर ये एंट्री आपको इस टी अकाउंट में लेकर जानी है और यहाँ पर भी ये अमाउंट लिखनी है 3,520। ठीक, अच्छा, अब आप एक दफ़ा फिर जाके अपने टी अकाउंट को चेक करें कि अब इसकी क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट है और डेबिट साइड पे कितनी है और हमें बैलेंस सीएफ कितना निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 40,000 प्लस 7,000 प्लस 3,520। तो ये टोटल बनेगा 5,000
50,520, ये टोटल बन रहा है 50,520। अब यही टोटल यहाँ पर भी आएगा 50,520। अब आपको पता है कि यहाँ पर तो जस्ट 13,000 है और यहाँ पर 50,520 है, तो अब आपको बैलेंस ये उस साइड पर लिखना है जो साइड अमाउंट के लिहाज से कम है। तो जब मैं 50,520 में से ये 13,000 माइनस करूँगा तो मेरे पास बैलेंस बचेगा, जिसे मैं नाम दूंगा जून 30, बैलेंस CF का नाम दूंगा, ठीक है, बैलेंस CF। कितनी अमाउंट, इसकी अमाउंट आ रही है 37,520। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो अमाउंट आएगी ना बैलेंस CF, ये हमारे रिक्वायर्ड बैलेंस के इक्वल होनी चाहिए। ये जो अमाउंट आएगी हमारे रिक्वायर्ड बैलेंस के इक्वल होनी। तो एक दफ़ा मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस आपने 40,000 क्वेश्चन पेपर से उठाया, आपने एंट्री से 7,000 उठाया, आपने एंट्री से 13,000 उठाया, फिर आपने इन दोनों को प्लस करके 47,000 ऊपर लिखा, फिर आपने 30,000 को यहाँ लिखा। इसका मतलब है कि 47,000 में से जब हम 13,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मौजूदा बैलेंस बचेगा वो 34,000, जबकि हमारा रिक्वायर्ड बैलेंस ये है कि हमारे पास एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल का 8% होना चाहिए। एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल कहाँ से आएगा, एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल हमारे टी अकाउंट से आएगा 469। तो हमने क्या किया, 469 का 88% लिया, जो क्या आया 37,520। हमारे पास अलाउंस ऑफ बैड डेट में होना चाहिए 37,520, जबकि हमारे पास इसमें मौजूद कितने हैं, दोबारा समझिएगा, हमारे पास मौजूद है 47 में से अगर मैं 13 माइनस करता हूँ तो हमारे पास मौजूदा बैलेंस है 34,000। तो 34,000 से उसको उठा के लेके जाना है 37,520 पे, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यह है 3,520। इसका मतलब है कि हमें कॉन्ट्रा एसेट को बढ़ाना होगा 3,520 से। तो ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री की अमाउंट आ गई, ठीक। तो ये अमाउंट हमने अपनी एंट्री में पोस्ट कर दी और ये अमाउंट उठा के हमने अपने इस लेजर में भी ले आए अलाउंस ऑफ बैड डेट के 3,520। फिर हमने जब दोबारा से दोनों साइड्स का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया तो ये 5,520 आया। इस 50,520 में से हमने 13,000 माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस CF आ गया 37,520 और ये हमारे इस बैलेंस के साथ मैच होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको टी अकाउंट समझा दिए, एडजस्टिंग एंट्री आपने बना ली, क्लोजिंग एंट्री आपको पता है कि क्या बनती है, हम जिसमें बैड डेट एक्सपेंस को क्लोज करते हैं, वो यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है। तो एंट्री बनेगी इनकम समरी डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, इसी अमाउंट से। इनकम समरी डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे 3,520। तो याद रखिएगा कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग की अमाउंट सेम होती है। इतने से बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और इतने से क्लोज होगा। एंट्री क्या बनेगी, क्लोजिंग। यहाँ पे आप क्रेडिट डाल दीजिएगा, क्लोजिंग एंट्री और एंट्री बनाएगा इनकम समरी डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट 3,520, ठीक है जी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन कर दिया इंशाल्लाह।